बात है 1943 की, जब दुनिया भर की फोर्सेस आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। ये वो आदमी है जिसने अपनी फोर्सेस की खाने की पूर्ति करने के लिए 30 लाख भारतीयों की हत्या करवा दी थी। क्या ये किसी भी प्रकार से हिटलर के होलोकास्ट से कम है? फिर क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा से होलोकास्ट को 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा मैसेकेयर बताता आया है? और हाँ, मैं मानता हूं कि अत्याचार की कभी तुलना नहीं करी जा सकती, फिर ये बात कहना किस हद तक जायज है कि इतिहास में सबसे ज्यादा अत्याचार खाली ज्यूज के साथ हुआ है, जबकि ब्रिटिश राज में करोड़ों भारतीयों की हत्या हुई। इसके बावजूद भी माफी तो छोड़िए दोस्तों, वेस्ट के अनुसार ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को सिविलाइज्ड और डेवलप्ड बनाया। शायद वो भूल गए कि जब वेस्ट में बार्बरिज्म का दौर था तब इंडस वैली सिविलाइजेशन के नए गोल्ड स्टैंडर्ड्स को सेट कर रही थी। क्या वो भूल गए कि जब वेस्ट में किसी को ठीक से घर भी बनाने नहीं आते थे तब भारत में चोला एम्पायर इंजीनियरिंग के नए नए मार्वल सेट कर रहा था? अगर एग्जाम्पल गिनाने जाऊं तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ना हो, पर इस भारतीय कलाकारी का एक निपुण परिचय दूं तो बृहदेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन, जिसमें 80 टन का स्टोन 216 फीट ऊपर ले जाया गया था, जो कि आज भी वेस्ट के लिए एक मिस्ट्री है कि बिना मॉडर्न मशीनरी के 1000 साल पहले इतना भारी मार्बल या पत्थर इतनी ऊपर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? 1947 से पहले तक इंडिया का एक डार्केस्ट पीरियड रहा है। 1947 में हमें ब्रिटिशर्स से और उनके एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज से एज अ होल इंडिपेंडेंस तो मिली, पर आज तक कुछ इवेंट्स हैं जिनको अंडरमाइन किया जा रहा है। 1947 के पहले करीब 200 सालों तक इंडिया को ब्रिटिशर्स ने हर तरह से लूटा, इकोनॉमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली। ऐसी ऐसी एट्रोसिटीज सामने आई जिनको मेजर करना ह्यूमंस के बस में नहीं है। एक एस्टिमेट के अनुसार 200 सालों में ब्रिटिश राज में 1.8 बिलियन लोगों की वायलेंट और नॉन वायलेंट डेथ्स हुई। ये नंबर 1757 से 1947 के बीच के हैं। शशि थरूर ने अल जजीरा में लिखे एक आर्टिकल में कहा कि 1857 से 1919 तक ब्रिटिशर्स 35 मिलियन इंडियंस की डेथ के लिए जवाबदार हैं, और ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। एक्चुअल नंबर्स इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों, हिटलर द्वारा ज्यूज के होलोकॉस्ट को दशकों से याद किया गया है और करना भी चाहिए, पर साथ ही साथ इंडिया में रहकर ब्रिटिशर्स ने जो होलोकास्ट किया और इससे भी ज्यादा अत्याचार किए, इस पर कोई बात नहीं होती। आज इसी हिपोक्रेसी को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम बंगाल फेमीन 1943 के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये फेमीन नेचुरल क्यों नहीं था। इंडिया में लेट 1800s में कई फेमीन हुई हैं, पर 1943 का ये अकाल नेचुरल नहीं था। एडोल्फ हिटलर द्वारा ज्यूज या यहूदियों पर किए गए अत्याचारों, मैसकेयर और किलिंग्स, जिसे होलोकास्ट कहते हैं, को एक ग्लोबल मुद्दा बनाने वाले वेस्टर्न मीडिया ने ही इंडिया में हुई इस घटना को हमेशा अंडर रिपोर्ट किया है। इस फेमीन में दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 लाख लोग मारे गए थे और उसका कारण था विंस्टन चर्चिल। यह हैवॉक विंस्टन चर्चिल की एंटी इंडिया पॉलिसीज के कारण इंडिया को झेलना पड़ा। इसके पीछे कई रिसर्चेस सामने आई हैं। होलोकास्ट में एडोल्फ हिटलर ने डायरेक्ट किलिंग्स की थी और इस पर हजारों रिपोर्ट्स और हंड्रेड्स ऑफ मूवीज मिलती हैं, लेकिन बंगाल फेमीन को नेचुरल डिजास्टर बताकर निग्लेक्ट किया गया। और इंडिया के इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए ब्रिटिशर्स ने हमेशा अलग अलग जस्टिफिकेशंस दिए हैं, पर कभी भी विंस्टन चर्चिल को दोषी नहीं माना। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 3 सदियों पहले दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैसे बन गया? इसके पीछे के कारणों पर ऑलमोस्ट जीरो डिबेट्स या बातें हुई हैं। ग्लोबली भी इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। ये बात ध्यान देने वाली है कि कुछ इंडियन स्कॉलर्स जैसे उत्सव पटनायक और कांग्रेस एमपी शशि थरूर जैसे लोगों ने हर मौके पर ब्रिटिशर्स के सामने स्टैंड लिया है और उन्हें इंडिया में की गई लूट और फेमीन्स के बारे में याद दिलाया है। लेकिन ब्रिटेन में अब भी लगभग आधी पॉपुलेशन ये मानती है कि भारत में ब्रिटिश राज भारत की प्रोग्रेस के लिए था। हजारों लोग ये ओपिनियन मेंटेन करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डेवलप किया। दोस्तों, सच्चाई इससे एकदम ऑपोजिट है। इंडिया जो हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता रहा है, अब एक डेवलपिंग और पुअर कंट्री है। ये ब्रिटिशर्स की लूट का नतीजा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और हिटलर के ज्यूज को लेकर एटीट्यूड और चर्चिल का भारत को लेकर एटीट्यूड डिस्कस करने से पहले ये ध्यान रखें कि बाय डेफिनेशन जर्मनी एक डिक्टेटरशिप थी और ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी एथनिक क्लीनिंग करना शुरू किया और उसके कंटेम्प्रेरी चर्चिल ने भारत में फेमीन को रोक सकने की क्षमता होने के बाद भी लाखों लोगों को मरने दिया। ब्रॉडली कहूं तो ब्रिटिश एम्पायर ने एज अ होल 200 सालों तक भारत को एक्सप्लॉइट किया है
और पूरे एम्पायर की एट्रोसिटीज तो अनडिस्क्राइबेबल। दोस्तों दोनों लीडर्स एकदम अलग अलग लोग हैं। विंस्टन चर्चिल जबकि डेमोक्रेसी में वोटेड प्राइम मिनिस्टर थे, हिटलर जर्मनी में लीडर तो डेमोक्रेटिकली ही बना था, पर पॉलिसीज बदलकर उसने डिक्टेटरशिप शुरू कर दी थी। इन दोनों ही व्यक्तियों में कई एक्सट्रीमिस्ट ट्रेट्स थे जो एकदम एक जैसे थे। विंस्टन चर्चिल एक रंग भेदी था, अंग्रेजी में कहें तो रेसिस्ट। उसकी कई स्टेटमेंट्स और अप्रोच इस बात को साफ करती हैं कि रेसिज्म में वो व्हाइट्स को सुपीरियर मानता था। व्हाइट सुप्रीमेसी आज भी वेस्ट में और यूरोप के कई भागों में एक समस्या है। 1937 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चर्चिल ने पैलेस्टीन रॉयल कमीशन को कहा था कि मैं ये एडमिट नहीं करता कि अमेरिका के रेड इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक लोगों के साथ कोई ग्रेटली रॉन्ग हुआ है। इन लोगों के साथ कोई बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर रेस जो हाई ग्रेड की रेस है और वर्ल्डली वाइज है, इनकी जगह लेने आ गई है। द एंड ऑफ ग्लोरी के ऑथर जॉन चार्बली ने बीबीसी से कहा कि चर्चिल सर्टेनली रेशियल हायरार्कीनेस और यूनिक्स में बिलीव करते थे। चर्चिल के मुताबिक व्हाइट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस टॉप पर थे, उसके बाद व्हाइट कैथोलिक्स, इंडियंस और अफ्रीकन्स उसके बाद। चार्मली ने आगे कहा कि चर्चिल ने खुद को और ब्रिटेन को डार्विनियन हायरार्की के विनर के रूप में देखा था। इसी सेम तरीके से एडोल्फ हिटलर के भी कई मौकों पर रेसिस्ट व्यूज सामने आते हैं। 24 फरवरी 1920 यानी करीब 100 साल पहले हिटलर ने नाजी पार्टी की पहली मीटिंग में 25 पॉइंट प्रोग्राम इशू किया था। इसमें खुलकर पार्टी प्लेटफॉर्म में रेसिज्म को एक्सेप्ट या एम्बॉडी करने की बात की गई थी। इस प्रोग्राम में जर्मनी की रेशियल प्योरिटी की बातें लिखी थी और कहा गया था कि जर्मनी की डेस्टिनी ही इंफीरियर रेसेस को रूल करना है। इस 25 पॉइंट प्रोग्राम में हिटलर ने ज्यूस को रेशियल एनिमीज माना था। इसके पॉइंट 4 में लिखा था कि कोई भी ज्यू नेशन का मेंबर नहीं होगा। हिटलर 1923 में जर्मनी में पावर सीज करने में फेल हुआ। उसे ट्रेजॉन के लिए जेल हो गई। जेल में ही उसने फेमस मैन कैंप लिखी थी, जिसमें रेशियल आइडियाज को आउटलाइन किया गया था। इस बुक में जर्मनी से ज्यूज को रिमूव करने की बातें लिखी हैं। इस मामले में चर्चिल के व्यूज नाउंस्ड हैं। उसके एंटी इस्लामिक व्यूज तो थे, पर वो अक्सर हॉलीडेज में इस्तांबुल गया और इंडिया में भी मुस्लिम्स के साथ पोलो खेलता था। दो अलग अलग लीडर होने पर भी चर्चिल और हिटलर में इंटरेस्टिंगली कॉमन ट्रेड्स थे, जो उस वक्त यानी वर्ल्ड वॉर 2 के पिवटल लीडर्स जैसे रूजवेल्ट, स्टालिन, शियान, माओ, दे गॉलिये, तोजो, मुसोलिनी में नजर नहीं आते हैं। दोनों ने ही बोल्शेविज्म के खिलाफ लड़ाई की थी। बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के बाद रशिया ने एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अडॉप्ट की थी, जिसे बोल्शेविज्म कहते हैं। इसके अलावा दोनों यूनिवर्सल सफरेज को लेकर नजरअंदाजी में माहिर थे। दोनों टॉप ऑडिटरी स्किल्स के साथ लीडरशिप में थे। इसके अलावा कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो दोनों में सिमिलर दिखते हैं। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन यानी हिटलर और चर्चिल एनिमीज रहे हैं। दोस्तों हिटलर को ज्यूस से नफरत थी और विंस्टन चर्चिल को इंडिया में सेग्रीगेशन दिखता था। हिटलर ने ज्यूस के लिए हेट्रेड को इन्वेंट नहीं किया था। ज्यूस पॉपुलेशन को यूरोप में मिडिल एजेस से डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन फेस करना पड़ा है। ये ऑफन रिलीजियस कारणों से हुआ है। क्रिश्चियन ने ज्यूइश फेथ को क्रिश्चियनिटी में एब्रिवेशन के रूप में देखा और देयरफॉर वो चाहते थे कि इसे क्वैश किया जाए। 19th सेंचुरी में रिलीजन लेस इंपॉर्टेंट रोल के साथ थोड़ा साइडलाइन हुआ और रेसेस और पीपल्स में डिफरेंसेस ने इसकी जगह ली। हालांकि इससे दूसरा आइडिया पनपा। जो ज्यूस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए उन्हें भी अलग ही माना गया बिकॉज ऑफ देयर ब्लड लाइन। ज्यूइश लोगों के इस अनफेयर ट्रीटमेंट को एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। हिटलर का ज्यूस को लेकर हेट्रेड कब ओरिजिनेट हुआ ये तो क्लियर नहीं है, पर मेन कैंप में हिटलर ने डिस्क्राइब किया है कि उसके लंबे पर्सनल स्ट्रगल के कारण वो एंटी सेमिट हुआ। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल इंडियंस के लिए नफरत रखता था। ये नफरत कई बार उसके स्टेटमेंट्स में दिखाई देती थी और उसकी इंडिया और इंडियंस को लेकर पॉलिसीज इस आइडियोलॉजी को एविडेंट बनाती हैं और इस बात को प्रूव करती हैं कि चर्चिल इंडियंस को कुछ नहीं मानता था। चर्चिल महात्मा गांधी से तो नफरत करता ही था, पर ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन के लिए भी उसके थॉट्स प्रोडक्टिव और अफर्मेटिव नहीं थे। एक वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लियो एमरी से चर्चिल ने कहा कि उसे इंडियंस से नफरत है और इंडियंस बीस्टली रिलीजन के साथ बीस्टली पीपल है। बीस्टली का मतलब दोस्तों अनप्लीजेंट होता है। इन्हीं आइडियोलॉजीज ने धीरे धीरे वो शेप लिया, जिससे एक तरफ होलोकास्ट और दूसरी तरफ बंगाल फेमीन हुआ। इन लीडर्स के अंदर दो बड़े इवेंट्स हुए। इसमें से पहला हिटलर के द्वारा जूइश लोगों का होलोकास्ट तो एक ग्लोबल इशू रहा है, पर दूसरे लीडर यानी विंस्टन चर्चिल द्वारा बंगाल फेमीन को लेकर कोई डिबेट्स नहीं है। दोस्तों हिटलर की लीडरशिप में मेनली दो बातों पर कायम थी। एक तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो लगभग सभी लीडर्स का आइडिया होता है,
और दूसरा और बहुत ही एक्सट्रीम आइडिया रेशियल सुप्रीमेसी फॉर जर्मन्स। हिटलर के इन्हीं व्यूज के चलते उसने लाखों ज्यूज का कत्लेआम किया। ज्यूज होलोकास्ट के कई रीजंस थे, जिसमें एक कारण जर्मन्स का रेशियल सुप्रीमेसी था। हिटलर लीगली जनवरी 30, 1933 को पावर में आया। पावर कोalition गवर्नमेंट से आई थी और आते ही हिटलर ने ऑपोजिशन खत्म किया। उसने ज्यूइश लोगों पर असॉल्ट 1 अप्रैल 1933 से शुरू किया और सबसे पहले ज्यूइश बिजनेसेस को बॉयकॉट किया। फिर ज्यूइश लोगों को सिविल सर्विसेज से बेदखल किया और स्कूल्स में परमिशन भी कोटा पर दी। जो लोग नाजी सपोर्टर्स नहीं थे उनके साथ हर वो काम होने लगा जो एक सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होता है। नाजी वर्ड धीरे धीरे क्रुएल्टी का सिनोनिम हो गया। 1933 से वर्ल्ड वॉर 2 तक ज्यूइश लोगों पर हर तरह के अत्याचार हुए। ज्यूइश लोगों के लिए जर्मनी में रहना इम्पॉसिबल हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जर्मनी 2 लड़ाइयां लड़ रहा था, एक वर्ल्ड फ्रंट पर और दूसरा ज्यूइश के खिलाफ। हिटलर ने कई जगहों पर कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए और ज्यूइश लोगों को उनमें मारना शुरू किया। ये होलोकास्ट कई प्रोग्राम और मास शूटिंग, जलाना, गोली मारना और तरह तरह के तरीकों से ज्यूइश लोगों को मारने का सिलसिला है। इन कैंप्स में हजारों लोगों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये तो किलिंग का एग्जैक्ट नंबर मालूम करना मुश्किल है, पर यूएस होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम एंड याद वशेम के पास होलोकास्ट के डेटा के मुताबिक 6 मिलियन ज्यूज की किलिंग्स का नंबर जनरली माना जाता है। हिटलर की पॉलिसीज और एटीट्यूड ने इस प्रोग्राम या होलोकास्ट को लोगों के मन में बैठा दिया था। लेकिन इसी दौरान 1943 में इंडिया में एक इवेंट हुआ जिसमें विंस्टन चर्चिल की पॉलिसीज का हाथ था। ये था बंगाल में फैला अकाल या फेमीन। दोस्तों, फेमीन यूं तो 1941 के बाद से दिखने लगी थी और चर्चिल की पॉलिसीज के कारण इंडिया का सारा राशन या राइस ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए डाइवर्ट होता था। पर 1943 ईयर इसलिए फेमीन के लिए नोटेड है क्योंकि इस दौरान डेथ्स लाखों में पहुंची। इंडिया के नोटेबल इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन अपनी बुक पॉवर्टी एंड फेमीन में बताते हैं कि इस फेमीन में डेथ्स का नंबर करीब 3 to 5 मिलियन है। सेन लिखते हैं कि फेमीन इंक्वायरी कमीशन के ऑफिशियल WR आइक्रॉइड ये नंबर 1.5 मिलियन रिपोर्ट किया है, पर आइक्रॉइड ने रिसेंटली अपनी बुक पब्लिश होने के वक्त ये कहा था कि 1.5 मिलियन एक अंडर एस्टिमेट था। ये फेमीन बेसिकली जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ म्यांमार के कारण शुरू हुआ था। चर्चिल सीक्रेट वॉर की राइटर मधुश्री मुखर्जी ने कहा कि इस दौरान इंडिया की गेहूं को लेकर नीड्स को रिफ्यूज कर चर्चिल ने वॉर एफर्ट में राइस को इंडिया से एक्सपोर्ट करना जारी रखा। 2010 में अपनी बुक के रिलीज के दौरान मुखर्जी ने कहा कि वॉर कैबिनेट ने ऑर्डर किया कि यूरोपियन सिविलियंस के लिए व्हीट का स्टॉक पाइल बिल्ड करना है। सो ऑस्ट्रेलिया से 1,70,000 टन व्हीट को स्टार्व हो रहे इंडियंस के पास आना था, जो कि ब्रिटेन गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक विंस्टन चर्चिल अपीयर्ड टू ब्लेम इंडियंस फॉर द फेमीन। चर्चिल ने कहा था कि इंडियंस रैबिट की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। रिचर्ड टोए, ऑथर ऑफ चर्चिल्स अंपायर, ने बीबीसी से कहा कि चर्चिल ने फेमीन को एक डिस्ट्रैक्शन समझा और जर्मनी से लड़ाई करते वक्त प्री ऑक्युपाइड होने के कारण इसके लिए परेशान नहीं हुआ। इसके अलावा नई सॉइल स्टडी में सामने आया था कि 1943 की फेमीन विलफुल नेग्लिजेंस के कारण इतनी भयानक हुई। स्टडी में 1873 से 74, 1876, 1877, 1896 से 1897, 1899 और 1943 फेमीन्स को एनालाइज किया गया था। डेटा स्टिमुलेशन से सॉइल मॉइस्चर पर स्टडी से सामने आया कि 1943 से पहले के फेमीन्स में पॉलिसीज और इंपोर्ट्स के कारण डैमेज कम हुआ था। 1943 में जापानीज ने म्यांमार इन्वेजन किया और उससे इंडिया में राइस इंपोर्ट इंपैक्ट हुआ, जो पहले के फेमीन्स में हेल्पफुल साबित हो रहा था। विमल मिश्रा, जो IIT गांधीनगर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो एक स्टडी के को ऑथर हैं। मिश्रा ने CNN को बताया कि 1873 से 74 की फेमीन में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने कई जानें बचाई थी, जिन्होंने फूड को इंपोर्ट और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके किया था। ये सॉइल स्टडी दोस्तों मिश्रा ने अमरदीप तिवारी, सरन आधार, रिपल शाह, मुजायो, DS पाई और डेनिस लेटन मेयर के साथ की है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी इस पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और 1943 के वक्त इन पॉलिसीज को ड्रॉप कर दिया गया, जिससे काउंटलेस फैटिलिटीज हुई। स्टडी ये बताती है कि अर्ली 1940s में ईस्टर्न इंडियन रीजन में सीवियर ड्रॉट्स आए थे, पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि फेमीन का कैटास्ट्रॉफिक असर विलफुल नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। चर्चिल ने लीडर्स और उस वक्त इंडिया में ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव्स की प्लीज को बार बार निगलेक्ट किया, क्योंकि उसे ब्रिटेन में स्टॉक पाइलिंग की कमी और वॉर में कंसंट्रेशन की कमी खल रही थी।
दोस्तों वेस्ट में यूरोप और फार वेस्ट में यूएसए, जो एक वक्त पर ब्रिटेन के कॉलोनाइजेशन का शिकार हुआ था, व्हाइट सुप्रीमेसी को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है। यह आइडियोलॉजी कि लाइट स्किन कलर यानी व्हाइट पीपल दुनिया की सबसे बेहतरीन रेस है, व्हाइट सुप्रीमेसी कहलाती है। इसी आइडियोलॉजी के चलते कई लीडर्स कलर्स के लोगों यानी इंडियंस, अफ्रीकन्स, ब्लैक्स के साथ हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते थे और करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन अब भी होता है और रिसेंटली कई रिपोर्ट्स इसका एविडेंस भी हैं। ये एज अ होल काफी कॉम्प्लेक्स और हिस्टोरिकल इशू है, लेकिन इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन रेस के एस्पेक्ट से आता है। रेशियल क्लासिफिकेशन के अलावा वेस्ट में लोग रेस्टलेस रहे और उन्होंने एरिस्टोक्रेटिक और इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स को लेकर खुद पर काम भी किया। राइज ऑफ द वेस्ट दरअसल ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल, प्रोडक्टिव ट्रेडिंग, मिलिट्री और 18th और 19th सेंचुरी में कॉलोनियल डोमिनेशन को कहते हैं। ये नाम स्मॉल नेशंस और वेस्टर्न यूरोप के मिनी एम्पायर्स ने दिया है। ईस्ट में कंट्रीज मेजरली देर से अवेयर हुई, वेस्ट में मॉडर्नाइजेशन हुआ, पर ईस्टर्न कंट्रीज जनरली कन्वेंशनल रही, जहां चेंजेस या तो जीरो थे या मिनिमल रहे। इससे वेस्ट और ईस्ट का डिवाइड लगातार बढ़ता गया। जब से कॉलोनियल डोमिनेशन रहा है, सब ब्लैक और व्हाइट और वेस्ट एंड नॉन वेस्ट ही रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में डिस्क्रिमिनेशन सीधा नजर आता है। हालांकि कई नुआंसेस और कॉम्प्लेक्सिटीज भी सामने आती हैं, लेकिन दोस्तों इस कॉलोनाइजेशन या इंपीरियलिज्म का असर ग्लोबली बहुत गलत हुआ है। दोस्तों ब्रिटिश रूल और इंडिया की कहानी एक वीडियो या फिल्म या बुक के लिए बहुत ज्यादा है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की लूट और 1.8 बिलियन एस्टिमेटेड डेथ्स को अंडर रिपोर्ट कर एंग्लो मीडिया ने इंडियन नैरेटिव को बहुत दबाया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स प्रोफेसर उत्सव पटनायक ने एक एस्टिमेट में बताया कि 1765 से 1938 तक ब्रिटेन ने इंडिया से $45 ट्रिलियन लूटा है। हालांकि तब के एस्टिमेट्स को लेकर की गई कैलकुलेशन है जब 1700 में इंडिया वर्ल्ड के जीडीपी का 24% कंट्रीब्यूट करता था। यदि ब्रिटिश रूल भारत में कभी नहीं होता तो आज इंडिया ग्लोबल पावर हाउस हो सकता था। हम दोस्तों इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ब्रिटिश रूल के दौरान ओवरऑल एट्रोसिटीज, 1.8 बिलियन डेथ्स और लूट को डीपली डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंडिया की डेवलपिंग स्टेट को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, इंडिया को अभी मेहनत करने की जरूरत है और आजादी के बाद भी हमसे काफी सारी ऐसी गलतियां हुई जिसने इंडिया की डेवलपमेंट को हॉल्ट किया है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया की ट्रू हिस्ट्री को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो अत्याचार भारतीयों के साथ हुआ है, उसकी असल हिस्ट्री क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उन एट्रोसिटीज, उन अत्याचारों के ऊपर डिस्कशन होगा तभी हम आगे चलकर ऐसे किसी भी इवेंट को लेकर ज्यादा अवेयर हो पाएंगे। आई होप आप इस बात को समझेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।